हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की कहानी हमारी फूड सिक्योरिटी की। कहानी 1951 से लेकर के आज तक की, जब हमने शुरुआत की थी शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस से, आज हम पूरी दुनिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं फूड ग्रेन्स में, चाहे मिल्क में, चाहे मीट में, चाहे और भी किसी तरीके की सीरियल्स। आज़ादी के तुरंत बाद 1951 में इंडिया की एग्रीकल्चर ग्रोथ स्टैग्नेंट थी। अंग्रेज़ों ने कुछ खास इन्वेस्टमेंट इरिगेशन फैसिलिटीज़ पे किया नहीं था। उन्होंने जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया था वो अपने पर्पस के हिसाब से किया था। उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो कुछ इस तरीके से किया था कि इंडिया की ड्रेन ऑफ वेल्थ को बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश इंटरेस्ट को सपोर्ट किया जाए। और इसीलिए 1951 में जब हमें 1947 के बाद जब हमें आज़ादी मिली तो हमने एक बहुत ही बैकवर्ड देश को पाया। हमारे यहाँ गरीबी 75% से ज़्यादा थी। अगर आज के एस्टीमेट से देखें तो उस समय की हमारी 75% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी। सबसे ख़ास बात जो थी वो ये थी कि हम हमारे खुद के खाने के लिए भी, खुद के रेगुलर फूड नीड्स के लिए भी हम अमेरिका पे डिपेंडेंट। PL 480 वैरायटी का फूड ग्रेन अमेरिका से इंपोर्ट किया जाता था और ये फूड ग्रेन अमेरिका से एज अ डोनेशन लिया जाता था। इनफैक्ट कई बार जब हमारे देश के प्रधानमंत्री USA में जाते थे किसी कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग, तो उनके कार्टून्स वहाँ के लोकल डेली न्यूज़पेपर में छापे जाते थे जिनमें उन्हें एक बेगिंग बोल के साथ दिखाया जाता था। तो ये एक नेशनल ह्यूमिलिएशन का इशू बन गया था इंडिया के। तो ये बहुत ज़रूरी था कि हम जल्द से जल्द अपनी फूड सिक्योरिटी अचीव करें। ये सिर्फ एक नेशनल ह्यूमिलिएशन के लिए नहीं, हमारे लोगों के लिए, हमारे सोशल नीड्स के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि हम जल्द से जल्द फूड सिक्योरिटी अचीव करें। तो इसका जिम्मा सौंपा गया MS स्वामीनाथन जी को। दोस्तों 1960s के बाद में हमने, जैसे पंडित नेहरू कहते हैं, वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, तो हमने एक ट्रिस्ट विद डेस्टिनी किया। हमने एक किस्मत के साथ बाजी लगाई और हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के प्रोग्राम को स्टार्ट किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान हमने कई साइंटिस्ट, जैसे कि हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन के गाइडेंस में, उनके डायरेक्टिव्स में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाए, जैसे कि हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया ताकि हम हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को हम प्रोड्यूस कर सकें। उसके साथ साथ ही हमने इरिगेशन फैसिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। और क्योंकि उस समय की हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसी थी कि हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते थे, तो ये डिसाइड किया गया कि जो पहले से डेवलप्ड एरियाज़ हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, जहाँ पहले से थोड़ी सी इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप्ड है, उसी को सुधारा जाए, उसी के ऊपर और ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाए। बाद में ये माना गया था कि ट्रिकल डाउन ग्रोथ होगी और देश के पिछड़े हिस्सों में भी ग्रोथ हो जाएगी। तो पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु जैसे डेवलप्ड रीजन को और ज़्यादा डेवलप किया गया। तीसरी जो इम्पोर्टेंट स्टेप हमने ली वो था, हमने मनी लेंडर्स को और ज़मींदार्स को क्योंकि कंट्रोल करना था, और क्योंकि मनी लेंडर्स की वजह से हमारी ग्रोथ रुक जाती है, फार्मिंग की ग्रोथ रुक जाती है, इसलिए एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को, बैंक्स को, फॉर्मल क्रेडिट को हमको सपोर्ट करना था। इसलिए किसानों को इंश्योरेंस दिया गया, किसानों को आसानी से लोन दिए गए ताकि वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकें, हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स खरीद सकें, फर्टिलाइजर्स खरीद सकें। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर था मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि बुआई से पहले किसानों को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, जिससे कि किसान ये अश्योर होते हैं कि हमें हमारी फसल का उचित वैल्यू मिलेगा। जब हमारी क्रॉप हार्वेस्ट होगी उसके बाद सरकार हमें एक फिक्स इनकम देगी। तो ये एक तरीके से किसानों की रिस्क को रिड्यूस करने का सिस्टम था। MSP सिस्टम आज भी हमारे देश में चल रहा है, उसके ऊपर कई कंट्रोवर्सी भी है। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस किया और हम अपनी फूड सिक्योरिटी को अचीव कर लिए। न सिर्फ हमने हमारी फूड सिक्योरिटी को अचीव किया,
बल्कि अगर हम आज की पोजीशन देखें तो इंडिया अपने आप में न सिर्फ सिक्योर है बल्कि पूरी दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। आज हम वीट के, राइस के, शुगर के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। आज हम मिल्क के, मीट के और सीरियल्स के भी बहुत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। पर दोस्तों आज हमारे सामने चैलेंजेस कुछ अलग हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान जैसा कि मैंने बताया, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में जो कि पहले से डेवलप्ड थे उन पर ज़्यादा फोकस किया गया, ये सोच करके कि ट्रिकल डाउन ग्रोथ होगी। हकीकत में ट्रिकल डाउन ग्रोथ हुई नहीं। इस वजह से रीजनल इनइक्वालिटीज़ बढ़ गई और खासकर कि ऐसे एरिया जो कि कम डेवलप्ड थे जैसे कि छत्तीसगढ़ या छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले जो रीजन है, वहाँ पर नक्सलिज्म डेवलप हो गई क्योंकि वहाँ की पॉवर्टी की वजह से, वहाँ गरीबी की वजह से, इनइक्वालिटी की वजह से वहाँ के लोगों ने हथियार उठा लिए और नक्सलिज्म आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा बड़ा चैलेंज ये था कि फर्टिलाइज़र्स का एक्सेसिव यूज़ करने की वजह से हमारे सॉइल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में केमिकल्स भर गए और इस वजह से हमारे फूड ग्रेन्स में भी उसका असर दिखने लगा। ऐसे फूड ग्रेन्स का कंजम्पशन करने से कैंसर जैसे बीमारियां भी होने लगी। आज आप देखें, पंजाब से बीकानेर एक स्पेशल ट्रेन चलती है जिसका नाम है कैंसर एक्सप्रेस, क्योंकि पंजाब में इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है कि वहाँ कैंसर एक आम बात हो गई। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि MSP जो MS स्वामीनाथन जी ने रिकमेंड की थी, उस फॉर्मूले को आज तक अडॉप्ट नहीं किया। गवर्नमेंट MSP डिक्लेयर तो करती है पर MS स्वामीनाथन जी ने जो क्राइटेरिया दिया था उसको फॉलो नहीं किया था। यानी किसानों की लागत का 1.5 गुना उनको MSP में मिलना चाहिए, जो कि हकीकत में मिलता नहीं। एक ये भी इशू। चौथा इशू ये है कि MSP की वजह से हमने किसानों को गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट बना दिया। इस वजह से हम मार्केट लिंकेज डेवलप नहीं कर पाए। तो आज भी किसान जो है MSP पे डिपेंडेंट है और MSP की वजह से सरकार को बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन उठाना पड़ता है किसानों को। बेहतर होता कि अगर किसानों को सीधे मार्केट से जोड़ा जाता, FPOs के थ्रू या फिर कॉरपोरेट के थ्रू, तो किसान अपने आप में एक इंडिपेंडेंट भी बनते और ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाते। इसलिए MS स्वामीनाथन जी ने रिकमेंड किया है कि अब 21st सेंचुरी में हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन की नहीं, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की जरूरत है। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन के कंपोनेंट कुछ ऐसे हैं जैसे कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहिए, फर्टिलाइज़र्स की जगह हमें नेचुरल मैन्योर का उपयोग करना चाहिए। अब हमें क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन पे फोकस करना चाहिए। इसके अलावा जो रीजनल इनइक्वालिटीज़ डेवलप हुई है उसको भी कम करना है और इसके लिए अब हमें इक्विटेबल ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। ऐसे रीजन पे खास तौर से टारगेटेड फोकस होना चाहिए जो कि पिछड़े हैं, खास करके छत्तीसगढ़ और माओइस्ट अफेक्टेड रीजन्स पे। हमारा फोकस जो स्टोरी का है वो ये है कि इंडिया की कहानी, कहाँ हम एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री थे और आज हम दुनिया की भूख मिटाते हैं। तो ये हमारे देश की कहानी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।